नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम रेडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होगा प्रसारण। देश भर के मुद्दे और जन भागीदारी पर होगी चर्चा। भाजपा नेता और कार्यकर्ता उत्साहित। सीएम आवास में 45 दिन में 520 किलो शहद उत्पादन। मुख्यमंत्री धामी ने देखी प्रक्रिया। पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन बढ़ाने के निर्देश। संविदा पर 16 साल से कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमितीकरण का मामला। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को दिया 4 सप्ताह का समय। नियमों के तहत कार्रवाई के आदेश। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। गंगा में प्रवाहित हो रहे वस्त्र और पूजा सामग्री। मंच के प्रदेश संयोजक ने श्रद्धालुओं से की अपील। कहा, मंदिर में चढ़ाएं, नदी को मैला ना करें। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश बर्फबारी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। पारा रिकॉर्ड पर। 28 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार अब तेजी से काम करेगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया, जहां मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद उत्पादन किया गया है। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापना के लिए प्रभावी नीति बनाने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मधुमक्खी पालन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोलता नजर आ रहा है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस विषय पर चिंता जताई है, साथ ही विपक्ष पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और जानवरों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, यह अध्ययन का विषय है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाने के साथ जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए सुझाव भी दे। और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है। ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्यजीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो, तो सिर्फ आरोप लगा देना मात्र से काम नहीं चलता है। कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकारें भी 2-2 बार चलाई हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी है, जिम्मेदार लोग हैं, पहाड़ के हमारे अपने लोग हैं सारे। तो उनके पास अगर कोई पुख्ता कोई उसका इंतजाम हो सकता हो, कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उसकी रेमेडी हो, तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना। क्या दिक्कत है, हम सदन में बैठते हैं, सदन में भी उनके लोग बोलते हैं। वह आरोप लगाने के साथ साथ ये भी तो पता है हमें ये किया जाना है। काशीपुर में आज प्राविधिक विभाग के द्वारा मानपुर रोड स्थित उत्तराखंड राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 1 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, संस्थान के कर्मचारी, भाजपा पदाधिकारियों ने बुके एवं फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस बार इस रोजगार मेले में 1296 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। देहरादून में एक स्वरोजगार मेला लगाया गया है, एक रोजगार मेला यहाँ पे किया गया है और आज 1296 हमारे तकनीकी शिक्षा के छात्र छात्राएं इस मेले में आए हैं। 74 कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं
और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 70% बच्चे अभी तक हमारे रोजगार की तरफ जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और अभी शाम तक इनके इंटरव्यू चलने वाले हैं। और एक हमारी सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है हमारे तकनीकी शिक्षा के लिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और हर युवा स्वरोजगार की तरफ जाए। इसी के लिए हमने अपने सारे कंपनियों को यहाँ पे बुलाया था। पाठ्यक्रम भी अब हमने उनके जो ज़रूरत है उसके हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं अपने पॉलिटेक्निक का और जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में आज एक चौंका देने वाला मामला पहुंचा है, जहां सोलर वेंडर्स के खिलाफ शिकायतें आई। लोगों का कहना है कि सोलर प्लांट लगाते वक्त वेंडर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब प्लांट चालू होता है तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। ना तो उतनी बिजली बन पा रही है और ना ही उपभोक्ताओं को मिल रहा है उम्मीद के मुताबिक फायदा। इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने साफ निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका सोलर प्लांट तय मानकों के अनुसार बिजली उत्पादन कर रहा है या नहीं। केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ लें। किसी में हो सकता है 3 महीने हो, किसी को उसमें 4 महीने हो, लेकिन ये जरूर देख लें। अदरवाइज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतनी बिजली बनेगी नहीं, तो उस अनुपात में आपकी इनकम भी नहीं होगी। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है, जहां जहां पे भी सोलर जिन जिन लोगों ने लगाए हैं, कि अपने वेंडर से वो स्वयं बात कर लें, उनसे दिखवा लें और ये सर्टिफाई कर लें कि जो वास्तविक प्रोडक्शन बिजली का होना चाहिए वो हो रहा है नहीं अथवा नहीं हो रहा है। यदि कोई वेंडर्स आपको लगता है कि बुलाने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या नहीं आते हैं या उनकी सर्विस डिलीवरी खराब है, तो प्रशासन से उसकी आप शिकायत करें। हिमालय पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती नैनीताल क्लब में धूमधाम से मनाई गई। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण, प्रोत्साहन चेक वितरित किए गए, जिसमें 1,12,000 के चेक और 3,000 किट दिए गए। कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या ने दुग्ध उत्पादक को बधाई दी। इस दौरान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि दुग्ध उत्पादकों को हर संभव लाभ पहुंचे और रोजगार से वो जुड़े। जिस प्रकार से माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उत्तराखंड को सशक्त करने की बात तब रखी थी, आज उत्तराखंड दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में उनके जो परिवार से हैं, हमारे उनके नाती हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, उन्होंने निरंतर दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए अनेक कार्य करे हैं। अगर उनकी व्याख्या करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में 13 रुपये दुग्ध उत्पादकों का रेट बढ़ाना, ये अपने आप में माननीय सौरभ बहुगुणा जी की उपलब्धि है। देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इन दिनों गंगोत्री धाम पहुंच रही है, लेकिन आस्था के इस पवित्र केंद्र से एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आई है। मां गंगा के उद्गम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के बाद वस्त्र, पूजा सामग्री, श्रृंगार सामग्री गंगा की धारा में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि श्रद्धालु श्रद्धा और परंपरा के नाम पर अनजाने में गंगा को मैला कर रहे हैं, जिसे निकालने के लिए सफाई करने वालों को घंटों मेहनत करनी पड़ रही है। इधर मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने श्रद्धालुओं से कहा है कि अगर उन्हें कुछ चढ़ाना ही है तो मंदिर में चढ़ाएं, गरीबों को दान करें। उन्होंने आगे कहा कि मां गंगा इससे प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनकी निर्मलता को नुकसान पहुंचता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन चिंताजनक एक तस्वीर सामने आई है जहां पर गंगा को मैला किया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। क्या कुछ अपडेट है अभी का? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और देश और दुनिया के जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे 19 तारीख से लेकर के चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और अभी 2.5 से 3 लाख तक का आंकड़ा ये अभी पार हो चुका है। और इसके अलावा हेली सेवाओं के जरिए, डंडी कंडी खच्चर के जरिए
लोग चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके सामने एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है चारधाम यात्रा के ट्रैकिंग मार्ग पर आ रही है, मंदिर प्रांगण तक पहुंच रही है। लोग प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चिप्स है या बिस्किट के पैकेट है या पानी की बोतल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, लोग साथ में इसको लेके आ रहे हैं या इसको खरीद रहे हैं। लेकिन जब इसको डालने के लिए कुछ लोग जिसको हम अराजक तत्व भी कह सकते हैं कि उसको कूड़ेदान में डालने के बजाय उसको जगह पे इधर उधर फैला देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब खास तौर पर आप गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं, उसके बाद आप गंगा किनारे जा करके, नदी किनारे जा करके मोक्ष प्रदान करने के लिए अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो उसमें आप गंगा में यानी नदी में आप उसको जो आप जौ के आटे का पिंड बनाते हैं, उसके अलावा जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उसके साथ ही आप जो सामग्री लेकर के आते हैं उसको प्रभावित कर देते हैं। प्रवाहित करने के साथ साथ, क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है, पानी बहुत सीमित मात्रा में होता है, बर्फ ज्यादा होती है, तो वो पूरे फ्लो के साथ नीचे नहीं आ पाता है, जिस कारण से जो नदी का जो वेग है वो प्रभावित हो जाता है। इसको लेकर के जो आयोजन करने वाली जो समितियां हैं, बद्री केदार मंदिर समिति है, इन तमाम समितियों के पदाधिकारियों ने आह्वान किया है। और खुद आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया था कि उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए जब भी आप आए तो आप 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। उसमें से एक बात थी कि आप मठ मंदिरों पे, धामों में, घाटों पर जब आप जाएं तो वहां पर गंदगी न फैलाएं, यानी अपने साथ जो कूड़ा है, करकट है, उसको कूड़ेदान में ही डालने का प्रयोग करें ताकि उसका असर दूसरे पर न पड़ने पाए। इसी कड़ी को देखते हुए जिस तरीके से श्रद्धालुओं की तादाद अचानक से बढ़ रही है, क्योंकि होटल और धर्मशाला वालों से भी यही अपील की जा रही है कि जो बचा हुआ खाना है, जो रसद है, जो आपके पास वेस्टेज है, उसको आप डिस्पोज करें, उसको आप पानी में डालने के बजाय उसको गड्ढा खोद करके डिस्पोज करने का काम करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर गंगोत्री गौमुख से निकलती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, वहां से अगर गंदगी होते होते आएगी तो ऋषिकेश, हरिद्वार और यूपी तक के जो तमाम इलाके हैं आगे, वहां तक गंगा का जो स्वरूप है वो बदलता चला जाएगा। उसकी चिंता करते हुए आयोजन समितियों ने सीधे तौर पर आह्वान किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तमाम श्रद्धालुओं से आह्वान किया और उत्तराखंड की जनता ने भी आह्वान किया कि चारधाम अगर आप आ रहे हैं तो चारधाम यात्रा में आप अपनी यात्रा को अपने से जोड़ करके, जिस तरीके से आप अपने घर के मंदिर को सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरीके से चारधाम यात्रा में आकर के अपनी धार्मिक यात्रा को अंतिम गंतव्य स्थान तक आप पहुंचे और वहां पर उसी वातावरण में आप रहें और वही एक संदेश आप लेकर जाएं और दूसरों के लिए भी नजीर पेश करें, कहीं गंदगी ना फैलाएं। और कहीं पर आपको गंदगी लगती भी है या आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से ठीक कर दें, कूड़ेदानों में ही कूड़े को डालने का काम करें। इसको लेकर आह्वान जरूर किया गया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के केदारनाथ से खबर सामने आ रही है, जहां कल यानी कि 25 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली कि हेलीपैड के पास एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है। सूचना के आधार पर एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और अस्वस्थ व्यक्ति राहुल बेनीवाल को रेस्क्यू कर विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद एसडीआरएफ को एक अन्य सूचना मिली कि मंदिर परिसर में एक महिला का भी स्वास्थ्य खराब है, जिसके बाद टीम ने महिला को परिसर से सुरक्षित बाहर निकलवा करके सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। अल्मोड़ा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारियों ने भाग लिया। इस दौरान एसएसपी ने जिले में घटित अपराध, लंबित विवेचनाओं, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाए और सक्रिय अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। आज अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो है पूरी तरीके से जो अपराधों की स्थिति है, उसमें विवेचनाओं की स्थिति के बारे में निर्देश दिए गए हैं। विवेचनाओं में गति लाने के लिए, सुधार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खासकर जो है नशे के ऊपर कड़ा प्रहार हमारा लगातार जारी है। उसमें भी कमर्शियल क्वांटिटी के जो मुकदमे हैं उसमें भी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और बेहतर होना है। जो लोग नशे को बाहर से लाकर यहाँ बेच रहे हैं उनको किस तरीके से धारा 29 हो गई, धारा 68 हो गई, वित्तीय विवेचना हो गई, इस तरीके से उनको किस तरीके से कसा जाना है।
साइबर अपराधों में हमें किस तरीके से पीड़ित को सहायता देनी है, इसको लेकर भी हमने निर्देश दिए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के संबंध में भी शिकायतें लगातार आती रहती है, तो उसके बारे में भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में अपराधियों के खिलाफ एसएसपी का ऑपरेशन प्रहार कहर बनकर टूट रहा है। थाना बसंत विहार क्षेत्र के हरवंशवाला में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार घायल अब्दुल्ला पर सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, स्कूटी भी बरामद की है। डोईवाला पुलिस की ओर से डोईवाला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे खुले में या गाड़ियों में शराब पीने या पिलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 14 व्यक्तियों को पुलिस थाने लेकर आई और पूछताछ के बाद उन्हें भविष्य के लिए हिदायत देकर सभी व्यक्तियों के पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में लगभग 16 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित कारण के मामले में विश्वविद्यालय राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता के दावे पर नियमानुसार विचार करते हुए विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय को इस प्रतिवेदन पर 5 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 4 सप्ताह की अवधि में निर्णय लेना होगा। कुंभ मेला 2027 में लोगों को साइबर क्राइम और ठगी से जुड़ी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस बार कुंभ मेले में अलग से एक साइबर थाना बनाया जाएगा, जिसमें आईटी और साइबर एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ कुंभ मेला पुलिस भी अपनी तैयारी और रणनीति बनाने में जुटी है। कुंभ मेला 2027 में लगभग 35 थाने बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। कुंभ मेला 2027 में लोगों को साइबर क्राइम और ठगी से जुड़ी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस बार कुंभ मेले में अलग से एक साइबर थाना भी बनाया जा रहा है, जिसमें आईटी, साइबर एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ कुंभ मेला पुलिस भी अपनी तैयारी और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कुंभ मेला 2027 में लगभग 35 थाने बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जिस तरह से हम लोग एक डिजिटल युग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इसी का एक हिस्सा है। और पुलिस भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। आगामी कुंभ मेले के दौरान भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो त्वरित संबंधित व्यक्ति को इससे हम लोग राहत दे सकें। इसके लिए हम लोग एक अलग से साइबर थाने का भी प्रस्ताव जो हमारे यूजुअल थाने होते हैं उनके अलावा कर रहे हैं। कुंभ मेले के लिए फोर्स अगर हम परंपरा को देखें तो कई चरणों में आता रहा है और अभी प्रथम चरण का फोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी महीने तक हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चूँकि अभी 4 धाम में भी काफ़ी हमारा फोर्स इंगेज्ड है, उसके बाद फिर कांवड़ में भी काफ़ी फोर्स इंगेज्ड होता है, तो एक तरह से कांवड़ के बाद फिर काफ़ी संख्या में फिर फोर्स की वृद्धि होती है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।